जंगल में कल से तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, मगर आज तो उन्हें जाना ही था, क्योंकि आज उनके घरों में खाना खत्म हो चुका था। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू कव्वे को लेकर चिड़िया के घर आती है। चिड़िया, मैं जग्गू को भी साथ ही ले आई हूँ। जग्गू को मैं इधर कुक्कू और गुड़िया के पास छोड़ जाती हूँ। घर में अकेला बेचारा डर रहा था, इसीलिए मैं इसको इधर ही छोड़ के जाऊंगी। गौरी बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो उसे भी साथ ले आई हो। बच्चों, तुम लोग मिलकर खिड़की से बाहर बारिश देखना और कोई शरारत नहीं करना। हम अभी थोड़ी देर में भोजन ले आएंगे। मम्मा आप जल्दी घर वापिस आना। पागल, इतनी बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल है। मम्मा को ऐसे जल्दी आने के लिए मत बोलो। मम्मा, मेरे लिए गरम गरम पकौड़े जरूर लाना। चिड़िया अपना छाता उठाती है। गौरी और चिड़िया दोनों बाहर निकलती हैं। चिड़िया कबूतर के घर के दरवाजे पे दस्तक देती है। अच्छा हुआ मिठू जो तुम भी यहीं हो, जल्दी करो, हमें देर हो रही है। गौरी, तुम्हारे पास छाता नहीं है क्या? हाँ, मेरे पास छाता नहीं है, कालू ने वो बेच दिया था। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अभी छाता देता हूँ। फिर कबूतर गौरी को छाता देता है और सब मिलकर वहाँ से उड़ते हैं। हवा कभी तेज हो जाती तो कभी बंद हो जाती। थोड़ी ही दूर जाकर बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू महसूस होती है। ये खुशबू तो पकौड़ों की है। वो सब तो खुशबू के पीछे पीछे खींचे चले जाते हैं। वो सब चील दी के ढाबे पे पहुंच जाते हैं। आप सब बड़े छपड़े के नीचे बैठ जाओ और बताओ क्या खाओगे। मेरे पास तो इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। बताओ, पकौड़े खाओगे या समोसे? चिंता ना करो, मेरे पास 100 रुपए है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। चील दी, 100 रुपए की गर्मा गर्म पकौड़े तो ला दो। मीठी चटनी जरूर देना। हाँ, चील दी, मीठी चटनी मुझे भी बहुत पसंद है, मेरी तो फेवरेट है। जल्दी इन्हें पकौड़े दे देती है और वो सब उसे मजे से खाने लगते हैं। ठंडी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म पकौड़ों से स्वादिष्ट और कोई चीज नहीं है। पकौड़े खा लेने के बाद वो फिर से उड़ान भरते हैं। बारिश तेज हो जाती है और वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मेरा तो आम खाने को मन कर रहा है। और मेरा भी। ऐसी तेज बारिश में हमें आम कहाँ से मिलेंगे? मुझे पता है आम कहाँ से मिलेंगे। गौरी, तुम मेरे साथ चलो, हम सब के लिए आम लेकर आते हैं। गौरी कवि और चिड़िया अपने दोस्तों को वहाँ छोड़कर पके हुए आम लेने चली जाती हैं। पहाड़ों की दूसरी तरफ आम का एक पेड़ था। चिड़िया को वहाँ का पता था। बहुत मुश्किल से गौरी कवि और चिड़िया उस तक पहुँच जाती है। अरे, यहाँ तो केवल एक ही आम है। कल तक तो ये पेड़ भरा हुआ था। शायद रात की तेज हवा की वजह से आम गिर गए हों और पक्षी उठा कर ले गए हों। चलो कोई नहीं, हम थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। चिड़िया और कवि जब पेड़ों से गुजरती हैं तो उन्हें एक बूढ़ी कवि आवाज देती है। बच्चों, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, कोई हमें बुला रहा है, शायद कोई मुश्किल में है। गौरी कवि और चिड़िया उस कवि के पास चले जाते हैं। मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे पेट में भूख के कारण दर्द हो रहा है, मुझे कुछ खाने को दो। चिड़िया, ये एक ही आम है, हम ये आम बूढ़ी कवि को दे देते हैं। हाँ, हम ऐसा ही करते हैं। फिर चिड़िया वो आम उस बूढ़ी कवि को दे देती है। बच्चों, मैंने तो सोचा था मैं भूख के कारण मर ही जाऊंगी, लेकिन इस आम ने तो मुझे नई जिंदगी दे दी। माँ जी, जिसके भाग्य का हो उसको मिलकर ही रहता है। तो प्यारे बच्चों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियों के लिए YouTube सर्च बार में जाकर रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया और गौरी कवि वापस चली जाती हैं। जब चिड़िया और गौरी कवि वापस जाती हैं तो तोते के ऊपर एक बड़ी डाल गिरी हुई थी। कबूतर उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। बचाओ, बचाओ, मुझे इस डाल से बाहर निकालो, मैं तो मर ही जाऊंगा। कबूतर भैया, ये सब कैसे हुआ? चिड़िया, आप जैसे ही गई ये बड़ी डाल गिरी और मिठू नीचे दब गया। रुको, मैं यहाँ से पकड़ती हूँ और चिड़िया तुम वहाँ से उठाओ। सब मिलकर जोर लगाते हैं पर वो डाल तो हिलने वाली ही ना थी। ये हमसे ना होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। तो क्या मैं नीचे ही दबकर मर जाऊंगा? मुझे बाहर निकालो, जैसे भी करके मुझे बाहर निकालो। गौरी कवि चील के ढाबे पे जाती है। चील दी, हमारा दोस्त मिठू बड़ी डाल के नीचे फंस गया है, हमारी मदद करो, वो डाल बहुत ही बड़ी है, तुम चिंता ना करो। फिर चील वहाँ आए हुए 2 पक्षियों को भी अपने साथ लेती है और वो सब जल्दी से मिठू के पास पहुँच जाते हैं। वो सब मिलकर जोर लगाते हैं
और मिट्ठू को वहाँ से निकाल लेते हैं और फिर जोर से तालियां बजती हैं। मैं बच गया, हाय मैं बच गया, मेरे दोस्तों ने मुझे बचा लिया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गौरी कवि अपनी सहेली पिंकी के साथ बैठी हुई थी। गौरी सहेली, अब जमाना बहुत बदल गया है। अब लड़के पक्षियों के साथ लड़की पक्षियों को भी बराबर काम करना पड़ता है। अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो कौन करेगा तुमसे शादी? तुम तो जानती हो, मैंने तो शुरू से ही कोई काम नहीं किया। अगर मैं कोई भी काम करने लगूं तो मेरा तो मन ही नहीं लगता। फिर गौरी कवि घर आ जाती है। घर आकर उसकी माँ भी उसको यही कहती है, तेरे जैसी आलसी कवि से कौन करेगा शादी? उम्र बढ़ती जा रही है तुम्हारी और तुम्हें खाने के अलावा कोई काम ही नहीं आता। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं कल दूसरे जंगल जा रही हूँ। मैं वहाँ कोई ना कोई काम जरूर सीख कर आऊंगी और तुम्हें एक कामयाब लड़की पक्षी बनकर दिखाऊंगी। और फिर दूसरे दिन गौरी कवि दूसरे जंगल जाने की तैयारी करने लगती है। लाल परस लाल ऐनक बन सवर कर गौरी कवि अपनी माँ से कहती है, अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ और जब तक मैं कुछ बन नहीं जाती मैं वापस नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, ऐसा ना हो पिछली बार की तरह शाम तक नदी किनारे बैठकर घर वापस आ जाओ। फिर गौरी कवि घर से निकलती है। वो सीधा ऑटो स्टॉप पे जाती है। पहले तो वो कुछ देर ऑटो में बैठती है, फिर कहती है, भाई जी, मुझे पहाड़ों वाले जंगल ले जाओ। थोड़ी ही देर में वो पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाती है। उसे सामने एक कबूतर का होटल नजर आता है। मैं कबूतर के होटल जाती हूँ और उससे पूछती हूँ, शायद वो मुझे कोई काम पे रख ले। यही सोचकर वो कबूतर के होटल जाती है। कबूतर सर, क्या आपके पास कोई काम है मेरे लिए? हाँ, अगर तुम कोई काम करना चाहती हो तो मुझे रिसेप्शनिस्ट के लिए एक लड़की कवि की जरूरत है। तुम मेरे होटल में रिसेप्शन पे काम कर सकती हो। गौरी कवि बहुत खुश होती है और कबूतर के होटल में रिसेप्शन पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कवि अपने बैग से अपना मोबाइल निकालती है और उस पर गेम खेलने लगती है। वो भूल ही जाती है कि वो यहाँ तो काम करने आई है। कवि, क्या यहाँ से पिज्जा मिल जाएगा? वो सामने मेन्यू लगा हुआ है, देख लो। अंधी हो क्या? देखे बिना गेम खेलते खेलते गौरी बुलबुल से ऐसे कहती है, आप यहाँ किस लिए बैठी हैं? आप बता दें, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मनहूस, तेरी वजह से मैं गेम हार गई। आज पहली बार मैं ये गेम जीतने ही वाली थी, लेकिन अब मैं हार गई हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कवि आगे बढ़ती है और बुलबुल को 2 चार लगा देती है। रोती हुई बुलबुल कबूतर के पास जाती है। बहुत मारा है मुझे रिसेप्शन पे बैठी कवि ने, बहुत मारा है। ये सुनकर कबूतर रिसेप्शन पे जाता है। मैंने तुम्हें अपने काम की बेहतरी के लिए रखा है, इसलिए नहीं कि तुम आने वाले ग्राहकों की पिटाई कर सको। भागो यहाँ से, फौरन भागो यहाँ से। गंदी आंखों वाला कबूतर, शक्ल देखी है तुमने अपनी? और तुम मेरे से ऊंची आवाज में बात क्यों कर रहे हो? आंखें निकाल दूंगी मैं तुम्हारी। मैं तेरे होटल पे काम क्या करने आ गई? तुमने सोचा मैं कोई कमजोर कवि हूँ? चल निकल यहाँ से, बढ़िया ही कवि कहीं की। मैं भी यहाँ काम नहीं कर सकती। सुबह का धुएं में बैठ कर मेरा तो रंग भी काला हो गया है। कवि अपनी चीजें उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर उसे चिड़िया मिलती है जो अपनी चूड़ियाँ बेचकर घर वापस लौट रही थी। चिड़िया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। माँ कहती है कि मुझे लड़कियों को भी काम करना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई काम है? ठीक कहती है तुम्हारी माँ, इस दौर में लड़कियों का काम करना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो मैं चूड़ियाँ बेचती हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो और कल से मेरे साथ तुम भी चूड़ियाँ बेचने का काम शुरू कर सकती हो। ये सुनकर गौरी कवि खुश हो जाती है क्योंकि उसे रहने को छत भी मिल गई थी और करने को काम भी। ऐसे गौरी कवि चिड़िया के साथ चली जाती है। चिड़िया गौरी कवि को दाना देती है और सोने के लिए नरम नरम बिस्तर। गौरी कवि थकी हुई थी, इसीलिए वो लेटते ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। चिड़िया गौरी कवि को आवाज देती है, कवि उठ जाओ, मैंने आपके लिए चूड़ियों की टोकरी तैयार कर दी है। चिड़िया, मुझे ये चूड़ियाँ कहाँ बेचनी है? गौरी,
अपनी चूड़ियाँ जंगल के पूनम वाली दिशा में बेचूंगी और तुम इनको जंगल के पश्चिम वाली दिशा में बेचोगी। ऐसे चिड़िया अपनी टोकरी लेकर निकल जाती है और गौरी कवि भी अपनी टोकरी लेकर निकल जाती है। थोड़ी दूर लूसी कबूतरी गौरी कवि को रोक लेती है। कवि कवि, क्या तुम्हारे पास हरे रंग की चूड़ियाँ हैं? गौरी कवि देखती है और कहती है, नहीं, मेरे पास हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं है। ऐसा करो, तुम लाल चूड़ियाँ पहन लो। नहीं नहीं, मुझे तो हरे रंग की चूड़ियाँ ही चाहिए। मैंने कहा लाल चूड़ियाँ ले लो। अगर नहीं लेनी थी तो मुझे रोका ही क्यों? अब तुम चूड़ियाँ लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। ये क्या बात हुई? तुम मुझे रोक कर तो दिखाओ, मैं लाल चूड़ियाँ नहीं लूंगी। लूसी जब जाने लगती है तो गौरी लूसी के ऊपर बैठ जाती है और उसको मारने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस दुष्ट पागल कवि से बचाओ। मुझे ऐसी काम वाले की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे मेरी चूड़ियाँ दो और जहाँ से आई हो वहीं जाकर चूड़ियाँ बेचो। कवि जमीन पर चूड़ियाँ दे मारती है। ये लो उठाओ अपनी चूड़ियाँ। रात तेरे घर से खाना खाया था, वरना अभी बताती तुझे, बदसूरत चिड़िया। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। वो बहुत परेशान होकर नदी किनारे बैठ जाती है। अब तो माँ मुझे घर में भी नहीं आने देगी। क्या करूँ? जो भी काम करती हूँ कोई ना कोई गड़बड़ ही हो जाती है। गौरी कवि बैठी हुई थी कि वहाँ पर एक कौवा आ जाता है। सुंदर कवि, कहाँ से आई हो और क्यों उदास बैठी हो? कव्वे, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मगर यहाँ काम मुझे मिलता ही नहीं। अगर मिलता है तो मैं कर ही नहीं पाती। बस इतनी छोटी सी बात पर परेशान होकर सुंदर कवि, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, थोड़ा आराम करो, खाना शाना खाओ और फिर मेरे साथ ही काम करो। गौरी कवि ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। क्या काम करना होगा मुझे? ये तो मैं तुम्हें घर जाकर ही बताऊंगा। गौरी कवि कालू कव्वे के घर चली जाती है। उसके घर तरह तरह की चीजें थी। एक कांच का गिलास और दूसरा लोहे का। एक कप बड़ा तो दूसरा कप छोटा। कव्वे, ये सारी चीजें तो ऐसी लग रही हैं जैसे जगह जगह से चुराई हुई हूँ। ऐसा ही समझ लो। तुम खाना खाओ, बाकी बात रात को समझाऊंगा तुम्हें। गौरी चुपचाप खाना खाने लगती है और फिर रात हो जाती है। रात हो गई है, चले। कहाँ जाना है कव्वे? काम करने जाना है, और कहाँ? पर मुझे तो कोई काम करना ही नहीं आता। पहले बताओ तो सही, काम क्या करना होगा? जो काम मैं करता हूँ उसे सीखने की जरूरत नहीं है। पहले मैं अकेले ही चोरियां करता था, अब हम मिलकर चोरियां किया करेंगे। ये सुनकर कव्वी थोड़ी देर तो चुप रहती है और फिर कहती है, हम आलसी कौवों की किस्मत में शायद यही एक काम है, चोरियां करना। फिर गौरी कवि कालू कव्वे के साथ काम पे निकल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। जब हम मेहनत करते हैं तो ही हमें सफलता मिलती है। लेकिन अगर हम आलसी हो जाते हैं और कोई भी काम मन लगा कर नहीं करते तो फिर हमारे लिए इस दुनिया में कोई काम भी नहीं बचता। इसीलिए कहते हैं, मेहनत का फल तो मीठा होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।